नाज़रीन इकराम, हम सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले की बात करते हैं जो कि अदम पैरवी केस के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस उम्मे हानी मुस्लिम ने 2012 SCMR 656 में एक लैंडमार्क फैसला दिया। इस फैसले को जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने लिखा। ये फैसला अदम पैरवी केस खारिज किए जाने के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार सरैया परवीन ने हाई कोर्ट के 18/10/2010 के फैसले के खिलाफ अपील की थी। दरख्वास्त दहिंदा का एक दावा जो कि सिविल जज सादकाबाद ने 7/1/2004 को खारिज किया था, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादकाबाद ने 26/3/2005 को अपील और हाई कोर्ट ने 18/10/2010 को पिटीशन खारिज कर दी थी। नाज़रीन इकराम, इस केस की हिस्ट्री उतार चढ़ाव से भरपूर है, इसलिए ज़रूरी है कि इस केस के हवाले से कुछ तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूं। नाज़रीन इकराम, इस पिटीशन की बतौर अपील सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मरूज़ात हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फ्रीकैन के दरमियान मुकदमा था एक 7 कनाल और 8 मरले के मामले का, जो कि खाता नंबर 22/18 और जमाबंदी 1978-1979 के मुताबिक चक नंबर 10 NP तहसील सादकाबाद में वाक़या था। ये जो ज़मीन थी, रिस्पोंडेंट्स के मुताबिक पिटिशनर मुदैया ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि रजिस्टर्ड था मोहम्मद अब्दुल्ला के हक में दिया, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 6 है। इस पावर ऑफ अटॉर्नी की बदौलत मोहम्मद अब्दुल्ला ने 15/4/1982 को एक मुआहदा बै मोहम्मद हनीफ के हक में कर दिया। मोहम्मद हनीफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 का खामंद और रिस्पोंडेंट नंबर 2 से 5 तक का बाप था। नाज़रीन इकराम, ये इस प्रॉपर्टी का केस 11/12/1982 को दरख्वास्त गुजार यानी मुदैया ने एक दावा सिविल जज सादकाबाद की अदालत में किया कि 15/4/1982 को तैयार होने वाली सेल डीड मनसूख की जाए। उसका जो स्टांस था, उसका केस ये था कि मोहम्मद अब्दुल्ला के हक में जो पावर ऑफ अटॉर्नी था वो जैली था, इसलिए सेल डीड को मनसूख किया जाए। मोहम्मद हनीफ ने इस दावे की मुखालफत की। 24/2/1987 को पिटिशनर मुदैया ने अपने वकील को पेश किया, जबकि मुद्दा अलैह जो था वो इन पर्सन आया, उसने कोई वकील पेश नहीं किया। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि वो इसको पंचायत के ज़रिए हल करना चाहते हैं। फ्रीकैन ने अपने अपने मसालहतकार मुकर्रर कर दिए और यूं सरपंच भी मुकर्रर कर दिया गया। इन तीनों ने केस का फैसला मुसालती फैसला करना था। इन तीनों मसालतकारों ने अपना फैसला 15/3/1988 को सुना दिया। 30/5/1989 89 जिसे कहते हैं को तमाम फ्रीकैन की रजामंदी से किए गए फैसले को कैंसिल कर दिया, मुसालतकारों के पास दोबारा जो फैसला करने के लिए भेज दिया। बाज़ा पंचायत के सरपंच मौलाना अब्दुल गफूर और मसालतकार सैयद खालिद शहजाद जो कि मुदैया का नुमाइंदा था, ने अपने नाम सर पंचायत से वापस ले लिए। एक दरख्वास्त सरपंच अदालत में सरपंच मुकर्रर करने के लिए दी गई ताकि पंचायती अमल हो सके। इस दरख्वास्त को 18/7/1990 को खारिज कर दिया गया और अदालत ने इस केस की प्रोसीडिंग खुद करने का फैसला किया और केस को मुदैया की शिकायत रिकॉर्ड करने के लिए फिक्स कर दिया। इस फैसले से खुद को मुतासर समझते हुए मोहम्मद हनीफ मरहूम ने जो मुद्दा अलैह है था, बल्कि अब कहाँ जिंदा रहा, फैसले इतने देर से होते हैं, बंदे मर जाते हैं, नस्लें मर जाती हैं, ने एक अपील दायर कर दी। इस अपील को 20/5/1996 को मंजूर कर लिया गया।
यहाँ पर पिटिशनर जो कि इस केस की मुद्दइया हैं का एक तवील जो सफ़र है वो शुरू होता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील मंजूर करते हुए केस रिमांड कर दिया और ये फैसला कर दिया कि सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत इस केस को देखा जाए। फ्रीकैन को ट्रायल कोर्ट में 26/5/1996 को पेश होने का हुक्म दिया गया। ताहम एडिशनल जज साहब के अहमद ने रिपोर्ट की कि सरदार अहमद खान की कोर्ट जो कि ट्रायल कोर्ट थी वो बगैर किसी रिप्लेसमेंट किए ख़त्म हो गई है। इस पर जो मिसल मुकदमा है, फाइल है मुकदमे की, वो डिस्ट्रिक्ट जज रहीम यार खान को भेज दी गई कि इस पर मुनासिब हुक्म किया जाए। 26/5/1996 को डिस्ट्रिक्ट जज ने इंतज़ामी हुक्म के ज़रिए से सिविल जज अमाम अली शाह सादकाबाद को केस भेज दिया और फ्रीकैन को 2/6/1996 को मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। मुरखा 2/6/1996 को सिविल जज साहब ने यह हुक्म पास किया। 2/6/1996 को मिसल हाजा मुंतकिल होकर मौसूल हुई है जो कि दर्ज रजिस्टर्ड हुए। मंजाना फ्रीकैन कोई हज़र अदालत ना आया है, हालांकि मुतअद्दिद बार पकार दिलाई गई है। इन हालात में दावा हज़ा बवजह अदम पैरवी खारिज किया जाता है। अब ये रिमांड होकर आया था, कोर्ट नहीं थी, कोर्ट ख़त्म हो गई थी। अहमद ने उसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया कि मुनासिब हुक्म करे। मुनासिब हुक्म के हवाले से डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इसको जनाब अमाम शाह सिविल जज के पास भेजा कि आपने इसकी प्रोसीडिंग करनी है और पहली ही डेट पर उन्होंने ये फैसला कर दिया कि जनाब मंजाना फ्रीकैन कोई हाज़िर नहीं होया, लिहाजा इसको अदम पैरवी खारिज किया जाता है। मिसल दाखिल दफ्तर हुए, ये हुक्म सुना दिया गया। इस मौका पर यह पॉइंट नोट करने के काबिल है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जानब से मिसल डिस्ट्रिक्ट जज को भेजने और 26/5/1996 को डिस्ट्रिक्ट जज की जानब से सिविल जज अमाम शाह को मिसल भेजने, 2/6/1996 को ट्रायल कोर्ट में पिटीशन का अदम पैरवी खारिज होने तक के तमाम मरहलों में तमाम अहकामात जो पास हुए वो दोनों यकीनी तौर पर जो जितने भी ये फैसले हुए वो दोनों जो फ्रीकैन थे उनकी अदम मौजूदगी में हुए और पिटिशनर मुद्दइया को नोटिस किए बगैर हुए। नाज़रीन इकराम, काफ़ी अरसा बाद, ये अदालत का ऑर्डर है, काफ़ी अरसा बाद ये बात सामने आई कि मुद्दइया पिटिशनर ने मिसल ढूंढने की कोशिश की। मुद्दइया पिटिशनर ने फ़ाइल की गुमशुदगी के लिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दरख्वास्त दी, जिस पर क्या एक्शन हुआ जी। 3/1/2001 को एक इंक्वायरी हुई जिसमें पता चला कि मिसल DC ऑफिस रहीम यार खान के महफूज खाने में उन्होंने दाखिल दफ्तर करके महफूज खाने में जमा करवा दी हुई थी। बाद मुद्दइया पिटिशनर ने एक दरख्वास्त अपने दावे की बहाली के लिए दी जो कि ट्रायल कोर्ट ने 17/1/2004 को शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए से खारिज कर दी कि लिमिटेशन के शेड्यूल के तहत ये ज़ायदुल मियाद है। 26/3/2005 को एडिशनल जज सादकाबाद ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की तौसीक करते हुए फैसले को बरकरार रखा। बाद रिट पिटिशन नंबर 29/18/2010 पे लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया। तीनों अदालतों ने यह फैसला दिया कि लिमिटेशन के आर्टिकल 163 के तहत दरख्वास्त गुजार को दावा खारिज होने के 30 दिन के अंदर या दावा के खराज के इल्म होने के 30 दिन के अंदर अदालत में आना चाहिए था। मुद्दइया पिटिशनर की जानब से वसूल शुदा तस्दीक शुदा कापियों से पता चलता है कि दरख्वास्त के दायर करने से 8 माह या 1 साल पहले मुद्दइया को केस के खराज का पता चला था। ये दरख्वास्त ज़ायदुल मियाद थी। ये शवाहद रिकॉर्ड से हासिल किए गए। इस पर मुद्दा लैन को कोई इतराज़ ना है। कौंसल पिटिशनर ने बारहा इस पर इतराज़ किया जो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किए थे। सबसे पहले कौंसल ने 2/6/1996 के मतलब कहा कि ये ऑर्डर पिटिशनर को बगैर नोटिस दिए किया गया और केस खारिज हुआ, दुरुस्त ना है। दूसरी बात यह कि 2/6/1996 को भी तारीख सुनाई ना थी, नोटिस इशू करने के बाद ही फैसला, यानी कि वो तो भी केस जज साहब के पास आया था रिमांड होकर, वो तारीख सुनाई नहीं थी, वो तो नोटिस जारी होने थे कि आपका केस हमारे पास आ गया। यानी नोटिस जारी करने के वाले दिन को ऑनरेबल सिविल जज साहब ने जो है ना उसको अदम पैरवी खारिज कर दिया। और देख लें कितना अरसा फिर गुजरा उस केस को फैसला होते हुए। 15-20 साल के लिए उस सिविल जज साहब की गलती से
कहां तक मामला गया। ये कि ये आर्डर पिटिशनर को बगैर नोटिस दिए किया गया और केस खारिज हुआ, दुरुस्त ना है। दूसरी बात यह कि 2/6/1996 को भी तारीख सुनाई ना थी, नोटिस इशू करने के बाद ही फैसला सुनाया जा सकता था। पिटिशनर के कौंसल के दलाल मेरिट पर उतरते हैं। पिटिशनर के कौंसल ने मोहम्मद कासम बनाम दीन मोहम्मद 1995 SMER 218 का रेफरेंस दिया, जिसमें जो उसका कानूनी नुक्ता है वो ये सपोर्ट करता है इसको जनाब, कि पिटिशनर को बगैर नोटिस किए फैसला ना हो सकता था, जबकि केस को इमाम शाह की अदालत में एक इंतजामी हुक्म के जरिए भेजा जा चुका था। ये तमाम हकायक ऊपर बयान करदा नकात की तस्दीक करते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया था कि वो आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 8 के तहत इस केस का फैसला करे। ट्रायल कोर्ट का ये फ़र्ज़ था कि वो 20/5/1996 को फ्री कैन को नोटिस करती। उसने कहा जी आज तो कोई आया ही नहीं है, पहले दिन ही फाइल आई है, नाल ही उन्होंने फ़र्क करता था कि जान छुटे, ना केस रहेगा, ना सुनना पेगा, ना मेहनत करनी पेगी। पिटिशनर के कौंसल ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि उसके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता कि उसे आर्बिट्रेशन के अमल से बाहर कर दिया जाए। ऐसा सिर्फ ट्रायल कोर्ट की वजह से हुआ, जबकि ट्रायल कोर्ट पर लाजम था कि वो फ्री कैन को सुनने के लिए 2/6/1996 को नोटिस करती। ये वाक़यात जो बयान किए गए हैं के मुताबिक ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि अदम पैरवी की वजह से दावा के इखराज का ज़िम्मा मुदैया पर ना थी। गलती ट्रायल कोर्ट की थी कि उसने केस ट्रांसफ़र के पस मंज़र के हकायक को ना समझा। ज़ायदुल मियाद होने की बाबत तो सवाल तब पैदा होता जब अदम पैरवी होना दुरुस्त होता, यानी कि जब अदम पैरवी जो खारिज हुआ है वो एक्ट ही गलत है, चाहे सबका वो फैसला ही गलत है, तो फिर बाकी जितना भी उसे टाइम गुजरा है वो फिर कहाँ से अदम पैरवी। इस गलती को दुरुस्त करना अदालत की जिम्मेदारी थी। इस मौके पर रिस्पोंडेंट्स के कौंसल की जानब से लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 163 के तहत फैसला करना बनता नहीं है। जिस दिन पिटिशनर का केस अदम पैरवी खारिज हुआ वो तो हेयरिंग की तारीख ही ना थी। अदालत ने बयान करदा तफसीलात के बाद इस पिटिशन को अपील में तब्दील करने की इजाज़त दी और ये केस डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा जा रहा है कि वो इसका फैसला 1 साल में कर दे। तो नाज़रीन इकराम, एक सिविल जज की नाहली की वजह से आप देख लें कि ये अब 2012 में ये केस भेजा होगा, आगे 1 साल में फ़ैसला करे, पता नहीं है कब उसने उसका फ़ैसला किया होगा या नहीं किया होगा। ये केस जनाब 1982 में दायर हुआ और 10 साल तक, तो ये 1982 के बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 82 और 8 90 और 10 100 18 साल और फिर 12 साल, कितना अर्सा हो गया जनाब? 18 19 20 30 साल तक भी फैसला होने के करीब नहीं आया था। वो सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच गया, उसने वापस फिर उसी अदालत को भेज दिया जिस सिविल जज साहब ने उसका बेड़ा गर्क किया था। तो ये किस्से कहानियाँ हैं। श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट के बावजूद श्रीलंका क्यों सर्वाइव कर गया है कि वहाँ पर अदालतें फ़ैसला फ़ौरन कर देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सनअतकार मियां मंशा कह रहा है, उसकी कंपनियां भी वहाँ काम करेगा जी। इसलिए श्रीलंका की फ़ौरन सर्वाइवल हो गई है कि वहाँ पर अदालतें फैसले, यहाँ पर तो केस चलते हैं, कारोबारी लोगों के हाथ बन जाते हैं, बिजनेसमैन के हाथ बन जाते हैं, ज़मींदारों के हाथ बन जाते हैं, केस 30-30 साल चलता है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हमें अपने जुडिशल सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है कि एक सिविल जज के गलती की वजह से कि साहब बहादुर उस दिन ज़रा छोटा इलाका है सादकाबाद, वो उस वक़्त अपने आप को वायसराय हिंद समझ कर आके अपने कोर्ट में बैठे होंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई खारिज। और उसके बाद देखें ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी वही फैसला, हाई कोर्ट ने भी वही फैसला। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको ये ना करती तो फिर इंसाफ का, वैसे भी जस्टिस डिलेड जो होता है वो जस्टिस नहीं फिर होता, वो इनजस्टिस होता है। नाज़रीन इकराम, इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।